नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको न्यूज़ के साथ-साथ जुड़े हुए उसके बेसिक्स भी बताऊंगा। पहले बात करेंगे न्यूज़ की, जो है एशियाज़ लार्जेस्ट सोलर पार्क की, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किया है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के उस लक्ष्य के अंतर्गत आता है जिसमें हमने निर्धारित किया है कि हम अपनी कुल ऊर्जा उत्पाद का 167 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल पावर से जनरेट करेंगे, जिसमें से कि 100 गीगावाट हम केवल और केवल सोलर एनर्जी से जनरेट करने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए 180 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, जिन्हें ये केवल इतनी सी लागत में बनकर नहीं तैयार हुआ है। इसकी असली कीमत मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जो इस प्रोजेक्ट की खास बात है और जो इसे एशिया का लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट बनाता है, वो ये है कि यह सोलर पार्क एक ही जगह पर बना हुआ सोलर पार्क है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लोकेटेड एट सिंगल साइट। यह प्रोजेक्ट 1500 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, कुछ मुख्य बातें जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि इसकी कुल क्षमता 750 मेगावाट की है और इसे 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से कि हर एक की क्षमता 250 मेगावाट है। और तीसरा, हर एक यूनिट 500 हेक्टेयर के एरिया में फैली हुई है। और चौथी, ये एशिया का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पार्क है। पांचवा, इसका जो ऊर्जा उत्पाद है, यानी कि जो इससे विद्युत पैदा होगा, उसका 24% दिल्ली मेट्रो यानी कि डीएमआरसी को बेच दिया जाएगा। और जो बचा हुआ 76% है वो एमपी का स्टेट इस्तेमाल करेगा। और जो सातवीं मुख्य बात है, इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 4500 करोड़ रुपए है। इसकी आठवीं जो मुख्य बात है वो यह है कि ये हर वर्ष 15 लाख टन का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करेगा। और नौवीं और आखिरी बात, इसे इसके इनोवेशन के लिए वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी बातें जो पहली बार घटित हुई हैं। यह भारत का इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया है। और दूसरा, ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। रिवर्स ऑक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें कई विक्रेता होते हैं और एक खरीदार होता है, और हर एक विक्रेता अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से बढ़ा चढ़ाकर बोली लगाता है। और तीसरी जो इसकी बात है जो पहली बार हुआ है हमारे देश में, वो ये है कि इसने ग्रिड पैरिटी बैरियर को तोड़ दिया है। ग्रिड पैरिटी बैरियर तब घटित होता है जब किसी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स यानी कि किसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से जो विद्युत पैदा होती है उसका खर्च नॉर्मल जो ग्रिड होता है उससे मिलने वाली विद्युत के खर्च से कम हो जाती है, जिसका फायदा सीधे सीधे उपभोक्ता को मिलता है और उपभोक्ता को मिलने वाली बिजली भी सस्ते दर पर दी जा सकती है। तो ये थी न्यूज़। अब बात करते हैं इससे जुड़े कुछ नॉलेज की। मैं इस न्यूज़ से जुड़ी हुई इस विषय के बारे में कुछ ऐसी सरल बातें आपके सामने रखूंगा जो आपके इस विषय से जुड़े हुए नॉलेज को बढ़ा देगी। तो दोस्तों, आपको पता होगा, शायद आपने अपने स्कूल के दिनों में इसके बारे में पढ़ा होगा कि ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, क्षय ऊर्जा स्रोत और अक्षय ऊर्जा स्रोत, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल को हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं, यानी जिसे रिन्यू नहीं किया जा सकता। और नॉन कन्वेंशनल को रिन्यूएबल कहते हैं, यानी जिसे रिन्यू किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल का अर्थ है ऐसा ऊर्जा स्रोत जो अगर एक बार समाप्त हो जाए तो उसे दोबारा बनने में कई लाख साल लग जाते हैं। यहाँ दिखाए गए पिक्चर में आप कन्वेंशनल एनर्जी से चलने वाले पावर प्लांट को देख पा रहे होंगे, जिसमें से कि पहला है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें कि न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा विद्युत का निर्माण किया जाता है। दूसरा है डीजल पावर प्लांट और तीसरा है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट आपने काफी देखा होगा, कहीं अगर ट्रेन से आप ट्रेवल कर रहे होंगे और कहीं आपने टीवी न्यूज में देखा होगा, बड़े बड़े चिमनी होते हैं, उसमें से धुआं निकलता रहता है। वो एक्चुअली उसका जो डिस्पोजल होता है धुएं का, वो चिमनी के द्वारा ही होता है। और ऐसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि कई लाख टन का कार्बन हमारे पर्यावरण में पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज होता है यानी कि जो ईंधन यूज होता है वो या तो कोल होता है, या तो ऐसी प्रक्रिया के द्वारा ये ऊर्जा का निर्माण होता है जिसमें कि धुआं निकलता है। यानी कि चिमनी से आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में भी धुआं दिख रहा है आपको। ये धुआं जो है ये प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड घोल देता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्रकृति को काफी नुकसान भी पहुंचाता है। और इसीलिए हम पूरी दुनिया ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही है।
अब बात करते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोतों का यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके विद्युत पैदा करने की प्रक्रिया की, जिसमें से कि सबसे प्रचलित है सोलर पावर जनरेशन, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। और ऐसे कई ऊर्जा स्रोत हैं जिसका इस्तेमाल करके हम विद्युत का निर्माण करते हैं, जिसमें से कि आप पहला देख रहे हैं यहाँ पर बायोमास पावर प्लांट है, जिसमें कि हम वेस्ट मटेरियल का यूज करके विद्युत निर्माण करते हैं। और दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट, जो आपने बॉलीवुड की फिल्म स्वदेश में भी देखा होगा, जिसमें कि पानी से विद्युत निर्माण करने का कार्य किया जाता है। अगला है टाइडल, यानी समुद्र की लहरों का इस्तेमाल करके विद्युत निर्माण करने की प्रक्रिया। और चौथा जो हवा होती है, हवा का इस्तेमाल करके हम उसका उपयोग करते हैं विद्युत निर्माण करने में। आप ये पीछे पंखे देख पा रहे होंगे, इन पंखों का इस्तेमाल हम करते हैं विद्युत का निर्माण करने के लिए। जब हवा इन पंखों से टकराती है, ये पंखे उसी गति से, हवा जितनी तेज होगी उतनी तेज ये पंखे घूमेंगे और उसके पीछे लगे हुए अल्टरनेटर में वो विद्युत का निर्माण होगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली प्रक्रिया की, यानी सोलर पावर जनरेशन। यह इतनी प्रसिद्ध प्रक्रिया है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के हर हिस्से पर पहुंचता है और ये बड़ी आसानी से और बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। सूर्य की ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत में फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के द्वारा होता है और ये फोटोवोल्टाइक इफेक्ट घटित होता है इस सोलर पैनल में। और ये सोलर पैनल वैसे ही सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, जैसे वनस्पतियां अपना खाना सूर्य की ऊर्जा से बनाती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप फोटोवोल्टाइक इफेक्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इस विषय के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सोलर पैनल का आविष्कार सबसे पहले चार्ल्स फ्रिट्ज ने किया था सन 1880 में, लेकिन शुरुआती दिनों में इसका इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड था। इसका इस्तेमाल शुरुआती दिनों में कैलकुलेटर्स में किया जाता था, क्योंकि ये जो इसकी इफिशियंसी थी सोलर पैनल की वो बहुत ही कम थी, यानी कि वो थी केवल 1%, यानी कि सूर्य की ऊर्जा का ये केवल 1% मात्र ही विद्युत में परिवर्तन करता था। लेकिन बेल लैब ने सन 1954 में इसका मॉडर्न वर्जन बनाया, जो कि 4.5% से लेकर 7% तक सूर्य की ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तन कर सकता था। इसकी एफिशिएंसी में लगातार सुधार हो रहा है और ये आज तक सुधार होने की प्रक्रिया चलती आ रही है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी अलग अलग प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें पहला है फोटोवोल्टाइक सेल पैनल, जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं इस घर की छत पर फोटोवोल्टाइक सेल पैनल लगा हुआ है और वो सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करेगा। दूसरा है कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, जिसमें सूर्य की ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जिसे रिसीवर कहते हैं, और उसका इस्तेमाल विद्युत निर्माण में किया जाता है। तीसरा है, और जो कि आखिरी है, हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इस प्रक्रिया में सोलर पैनल्स का इस्तेमाल और किसी कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के साथ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पीछे एक विंड मिल लगा हुआ है और इसे इसलिए ही हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें कि एक से ज़्यादा प्रक्रिया पावर जनरेशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे घर पर लगे सोलर पैनल से बिजली हमारे पंखे या बल्ब या टीवी तक पहुँच सकती है। इस प्रक्रिया को मैं इस पिक्चर के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले सूर्य की ऊर्जा को सोलर पैनल डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये एसी डायरेक्ट नहीं देता है। इसमें से जो भी वोल्टेज या करंट जनरेट होगा वो डीसी में होता है। आपने सुना होगा कि विद्युत दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो इससे मिलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डीसी है और फिर ये इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर क्या काम करता है? इन्वर्टर काम करता है एसी डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का, इसलिए इसे इन्वर्टर कहते हैं। और इन्वर्टर लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में जो पंखे और टीवी होते हैं मोस्टली वो एसी के लिए ही डिज़ाइंड है। और
जैसे गीज़र है या फ्रिज है या ऐसे बड़ी मशीन्स है, वो एसी के लिए डिज़ाइन है। तो घर में ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ चीज़ें डीसी के लिए डिज़ाइन है, कुछ एसी के लिए। तो हर चीज़, हर डिवाइस एसी के लिए ही मुख्यतः डिज़ाइन की गई है। और फिर आप आगे देखेंगे कि एक फ्यूज़ बॉक्स है। फ्यूज़ बॉक्स कह लीजिए एक स्विच बॉक्स को, यानी कि जिसमें स्विचिंग की प्रक्रिया होती है। क्योंकि यहाँ स्विचिंग की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से देखिए आप, ये इस घर को ग्रिड से भी सप्लाई आ रही है, तो इसलिए इसे स्विचिंग की ज़रूरत है। अगर समझ लीजिए ग्रिड की बिजली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस सोलर एनर्जी से मिलने वाली ऊर्जा जो कि हमने इस बैटरी में सेव की है, बैटरी में जो स्टोर करके हमने ऊर्जा रखी है, उसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब ग्रिड से मिलने वाली बिजली नहीं है, यानी बिजली चली गई है, तो हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने इक्विपमेंट्स को चलाने में करेंगे। तो दोस्तों, जाते जाते एक बात और बताते चलो कि दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन हमारे देश में ही है, जो कि कर्नाटका के पवागढ़ में स्थित है, और इसकी क्षमता है 2050 मेगावाट की। दोस्तों, आपका बहुत बहुत आभार, आपने मेरे इस वीडियो को बड़े ही धैर्यतापूर्वक देखा। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जैसे कि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी पहले ही मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।